बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, लेटेस्ट ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा है। आज जब कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो सीनियर पार्लियामेंटेरियन बरजीस ताहिर साहब ने कहा कि जो ऐवान की ख्वाहिशात हैं, जो ऐवान के मेम्बरान की बातें हैं, वो ज़रूर चीफ जस्टिस साहब और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक पहुंचाई जाएँ। तो इसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने सेंस ऑफ द हाउस लिया और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो इस सिलसिले में चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखेंगे। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने आज ही की तारीख में चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिख दिया है, जिसमें कौमी असम्बली में जो आरा है अरकान कौमी असम्बली उससे उन्हें आगाह किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज तकरीर की, वज़ीर ख़ारजा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उन्होंने कहा कि जो 19 अप्रैल का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 3 रुकनी बेंच की जानिब से, उससे उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की तौहीन उन्होंने करार दिया और मुतालबा किया कि जो इस्तेहकाक कमेटी को ये मामला भिजवाया जाए। उन्होंने कहा कि ये ऑफेंसिव फैसला है। एक तो ये हमने लेटेस्ट आपके सामने शेयर की क्योंकि प्रोग्राम लाइव है। फिर आज हमने देखा वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में इत्तेहादियों का सरबराही इजलास हुआ, जिसमें शुरका ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया और तमाम तर इख्तियारात का जो फैसले का हक है वो तफवीज़ कर दिया। साथ में ये भी मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया कि जो हुकूमत की आइनी मुद्दत है वो मुकम्मल होने के बाद पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन इंतखाबात जो हैं वो करवाए जाएंगे। इस मौके पे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का था कि सुप्रीम कोर्ट का काम आइन के मुताबिक फैसला करना है, पंचायत के तौर पर आर्बिट्रेशन कराना नहीं है। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपके सामने रखते हैं। मैं नहीं समझता कि मुझे या आपको ये फैसला करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को जामिन बनाएं, उसको हम आर्बिट्रेशन का हक दें। ये उनका काम नहीं है, पंचायत उनका काम नहीं है। उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले दें। कानून आइन के मुताबिक फैसले दे। अब खबर यह है कि कल चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत करेगी 11:30 बजे। आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 19 अप्रैल को 26 अप्रैल तक का वक्त दिया था कि तमाम फरीकैन सियासी जमातें आपस में तय करें। अगर एक दिन की तारीख पर मामला तय पाते हैं तो फिर गुंजाइश निकाली जा सकती है। अब कल की बड़ी अहम समाअत है, इस तमाम पर्सपेक्टिव से आज हम गुफ्तगू करेंगे। 3 मारूफ शख्सियात हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, उनका से करा देते हैं। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं कैसर अहमद शेख साहब, मामले खसूसी हैं, बराए वज़ीर आज़म, मेंबर कौमी असम्बली हैं। आपका सर बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप वीडियो लिंक मोहसिन लगारी साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, हमारे लिए बड़े मोहतरम है। मोहसिन लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं हसनात मलिक साहब, एस रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इनसे हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहे हैं, जो समाअत हैं, वो उस हवाले से क्या उनकी राय है। तीनों मौजूद मेहमान को फॉर्मल वेलकम है। गुफ्तगू का आगाज़ कैसर शेख साहब सर आपसे करूँगा। स्पीकर कौमी असम्बली साहब ने खत लिख दिया है चीफ जस्टिस साहब को, आज इस हवाले से सेंस ऑफ द हाउस भी लिया गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस के भी चेयरमैन है, प्राइम मिनिस्टर साहब के मामले खसूसी हैं। आज एक पोजीशन ले ली गई है और कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है, कोई भी अगर मनी बिल भी है उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि वो पार्लियामेंट की राय ना शामिल की जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा साइड पे नहीं किया जा सकता पार्लियामान को, लुब्बे लुबाब यह है। और उन्होंने मुतालबा किया कि ये जो मामला है, ये जजमेंट है, ये ऑफेंसिव उनको नजर आती है, इसको प्रिविलेजेस कमेटी में लेकर जाया जाए। किस तरह देख रहे हैं, क्या ये पहले इसकी कोई प्रेसिडेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, बड़ा अहम टॉपिक है ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये पहली बार पाकिस्तान में हो रहा है कि कोई इलेक्शन सूबों में अलग डेट दी जा रही है और सेंटर में अलग डेट है, या जो टेन्योर पूरा हो रहा है उससे थोड़े दिन पहले की बाद डेट दी जा रही है। हमारा टेन्योर जो 13 अगस्त को हो रहा है और उसके बाद तकरीबन इलेक्शन 60 दिन के अंदर होने होते हैं। तो अक्टूबर की 8 तारीख के लगभग इलेक्शन कमीशन ने डेट दी है। और कल मैंने इमरान खान साहब से सुना कि वो कह रहे थे कि अगर मई में भी असम्बलियाँ डिज़ाल्व हों तो जुलाई के आखिर में या अगस्त के शुरू में इलेक्शन हो सकते हैं। तो कुल मैं नहीं समझता, अब तो फ़र्क दोनों की बात में 2 महीने का रह गया है। और ये उनको बात, अब जब टाइम पे इलेक्शन हो रहे हैं, हम तो एक तरफ तो वो बार बार ये खदशात कर रहे थे कि नहीं ऐसा ना हो कि और आगे बढ़ जाए, इलेक्शन ही ना हो, अक्टूबर में ही ना कराएं। कभी हमारा किसी ने भी हमारी तरफ से ये स्टैंड कभी भी नहीं लिया कि टाइम पे इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन हम टाइम पे कराना चाहते हैं, होना भी टाइम पे चाहिए। अच्छा, आज बड़ी तफसील से
स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस के बारे में डिस्कस हुआ कि हमने वहाँ डिबेट क्या की जी। है। हमारे ही मेंबर हैं, बड़े सीनियर मेंबर हैं मरजीज ताहिर, जी, जी। स्टैंडिंग कमेटी के, उन्होंने नाज़रीन, अहम तरीन खबर आपसे शेयर करें। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का मौजूदा सूरत हाल पर चीफ जस्टिस और दूसरे जज साहिबान का खत में हालिया सूरत हाल और अरकान असम्बली की तशवीश से आगाह किया गया है। नाज़रीन, आपके इल्म में होगा आज कौमी असम्बली में के इजलास के दौरान राजा परवेज अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली को तजवीज़ दी गई थी, जिसके बाद राजा परवेज अशरफ ने असम्बली से कंसेंसस लेने के बाद ये फैसला किया था और अब ये खत सामने आ गया है। क्या मंदरजात हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे नमूद मुस्लिम से। नमूद मुस्लिम, आपने आज पार्लियामेंट का इजलास भी जो है वो कवर किया कौमी असम्बली का, जरा शेयर कीजिएगा। तजवीज़ दी गई थी बरजीज़ ताहिर साहब की तरफ से, स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया गया है, मंदरजात सामने क्या आए हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल आपने सही कहा कि आज कौमी असम्बली में ये स्पीकर को बहुत से मौजूद अरकान ने कहा था कि जो भी सूरत हाल है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा जाए और जो ऐवान में जो भी कार्रवाई हुई है, जो ऐवान के इख्तियारात हैं और जो आइन इसको इख्तियार देता है, उस सब के हवाले से जो अरकान असम्बली की जो इस वक्त एहसासात हैं उसको चीफ जस्टिस तक और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया जाए। जिसके बाद उन्होंने सेंस लेने के बाद उन्होंने कहा था कि आज मैं ये खत जो है यहाँ पर यकीनी तौर पर इसमें जो है वो लिखूंगा और वो खत इन्होंने वहाँ पर लिख दिया है। सबसे अहम बात जो इस खत में अगर जो देखा जाए तो इसमें खास तौर पर जो बात की गई है वो नेशनल असम्बली यानी कि कौमी असम्बली के जो कानून बनाने का अख्तियार है और ख़ास तौर पर जो उसकी पावर है उसके ऊपर बात की गई है। उसके साथ साथ इस खत में खुसूसी तौर पर यह कहा गया है कि जो आर्टिकल 73 को रेफर किया गया है, जिसमें खासतौर पर कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 73 जो कहता है कि जो पार्लिमानी जो कॉन्स्टिट्यूशन को साथ मिलाकर जो पावर को रिलेट करता है सबके साथ और खासतौर पर जो मनी बिल के हवाले से बात करता है उसको रेफर किया गया है। जिसके बाद आर्टिकल 79 और आर्टिकल 85 इन दोनों को उन्होंने रेफर करके कॉन्फर करके पावर का ये कहा गया कि ये जो अथॉरिटी है ये फेडरल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को फंड दे। ये इख्तियार जो है ये पार्लियामान का इख्तियार है और ये इस मामले में सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदारा या किसी किस्म की कोई भी दूसरा अदारा इवन के वफाकी हुकूमत भी ऐसे खर्च नहीं कर सकती जब तक उसकी नेशनल असम्बली मंजूरी ना दे, क्योंकि नेशनल असम्बली की मंजूरी जो है वो आर्टिकल 73, 79 और आर्टिकल 85 में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस हवाले से नेशनल असम्बली को कोई भी ये नहीं कह सकता कि आप हमारी इस बात को लेकर चले या उनकी किसी डिक्टेशन को लेकर चले। ये पार्लियामान का अपना फैसला होता है कि वो क्या कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 14/4/2023 का और 19 तारीख को जो डायरेक्शन जो दी गई थी स्टेट बैंक को और फाइनेंस डिवीजन को और उसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान को जो उन्होंने एलोकेट करने का कहा था 21 बिलियन, तो उन्होंने कहा था कि ये जो अदारे हैं ये बिल्कुल फंक्शनली वर्क करते हैं, लेकिन जो असल जो पाकिस्तान का जो पैसा है वो पाकिस्तान का जो पैसा है वो कोई हुकूमत या कोई अदारा नहीं देता, उसके लिए मंजूरी जो है वो पार्लियामान की चाहिए। अगर पार्लियामान वो नहीं देना चाह रहा तो इसके अंदर आप किसी को नहीं कह सकते। खास तौर पर जो उन्होंने कहा कि जो 14 तारीख को जो 14 अप्रैल का फैसला खासतौर पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं या 15 या 19 अप्रैल की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके ऊपर भी उन्होंने कहा। फिर उसके बाद इसमें उन्होंने कोर्ट के कुछ बहुत से बातें उसमें लिखी है। खासतौर पर जो उन्होंने 3 मेंबर बेंच का हवाला दिया है और उनके हवाले में भी ये कहा है कि एसएमसी को कहना और नेशनल असम्बली के इस सारे सूरत हाल को ये कहना कि इसको छोड़ें और आप पैसे दें या इस तरह की जो बात की गई है उस पर भी उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये 21 बिलियन रुपए जो है ये हुकूमत पाकिस्तान नहीं देगी। ये फिर वही फॉरगोइंग जो पोजीशन जो है वो कौमी असम्बली की है, क्योंकि वही अवाम की हकीकी नुमाइंदों की जगह है। जी बहुत शुक्रिया नमूद मुस्लिम, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आपको बताएं स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का मौजूदा सूरत हाल पर चीफ जस्टिस और जज साहिबान को ख़त जो लिखा गया था वो सामने आ गया है। उसके मुदरजात में ख़ास तौर पर एक तो पार्लियामान के इख्तियार पर बात की गई है और दूसरा जो मनी बिल है उसकी मंजूरी। उनका ये कहना है कि ये ना एग्जेक्टिव की अथॉरिटी है ना काबीना की अथॉरिटी है, ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान के पास है कि वो किस तरह से मनी बिल को मंजूर करता है और किस तरह से ये कहा गया है कि तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद में रहकर अगर काम करेंगे तो आइन और इस मुल्क के लिए बहुत बेहतर हो सकता है।
जो तशवीश का इजहार किया गया आज कौमी असम्बली के इजलास में मुख्तलिफ अरकान कौमी असम्बली, बल्कि पिछले कई हफ्तों से इस तशवीश का इजहार किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि पार्लिमान का इख्तियार जो है वो स्नब करने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उस हवाले से भी इस खत में जो है वो बात सामने आई है कि पार्लिमान अपना इख्तियार किसी सूरत भी सरेंडर नहीं करेगा। जी नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिलीज कराया गया। मैं पंजाब असेंबली में, पंजाब में जब मैं था तो ये जो थोड़ा सा वक्त था, तकरीबन हमने 60-70 अरब रुपए के हमने जो थे फंड्स रिलीज किए थे सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के तौर पे, पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर। ये कैबिनेट तक की मंजूरी होती है और आर्टिकल 82 के मुताबिक ये चीजें अगले साल के बजट के साथ पेश हो जाएंगी। उन पे वोटिंग भी नहीं होती वो वोटिंग के लिए नहीं होते। आज मैं शेख साहब मेरे से बहुत ज्यादा सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, इनसे मैं सवाल पूछता हूँ कि जब 1988 के इलेक्शन हुए थे उस वक्त जो था 4 साल की टेन्योर थी असेंबली की, और 1990 के अंदर फिर वो असेंबली टूट गई थी और दोबारा इलेक्शन हुए थे। 1990 के इलेक्शन के जो इलेक्शन एक्सपेंसेस थे वो क्या किसी असेंबली के अंदर से मंजूर होकर आए थे? इसी तरह जो 1990 वाली असेंबली थी, और क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से कोई पहले फैसला दिया था सर? कोई इसकी नजीर मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त स्टेट बैंक को कहा? सुप्रीम कोर्ट तो इसलिए बीच में आया है कि जब ये नहीं कर रहे तो सुप्रीम कोर्ट आइन को अमल दरामद कराने के लिए आए। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का कहने का वो है, उसमें भी माजरत के साथ अगर देख लें, हम तो देखते नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 190 देखें। 190 ये कहता है कि तमाम एग्जीक्यूटिव जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को अमल दरामद कराने में साथ आएगी। आइन ये कहता है। आप मुझे बताए ना, ये जो सेशन जज है इसके ऑर्डर यहाँ पे डीसी मानना बंद कर दे, क्या होगा? अहम नुकता उठाया लगारी साहब, आपने अहम नुकात उठाए। इसका मैं सर, आपने जो अहम नुकात उठाए मैं ऐसे ही जानना चाहूंगा कि आज जो ये मैं सुन रहा था वजीर खजाना इसाक डार साहब, ये जो आपने आर्टिकल 81E है वो भी इसकी बात कर रहे थे। कैसा शेख साहब इसकी वजाहत कर दें। वो कह रहे हैं जो सप्लीमेंट्री बजट होता है उस पर बहस भी नहीं होती और उसकी अप्रूवल कैबिनेट से ही हो जाती है, पार्लियामेंट से अप्रूवल की जरूरत शायद नहीं पेश आती। नहीं, कैबिनेट देखिए वो तो पहले ही सप्लीमेंट्री जो बजट तब आता है जबकि खर्चा हो चुका होता है, कैबिनेट से तो अप्रूव होता है। हाँ। उसको कैबिनेट को या वो असेंबली में, कैबिनेट की मर्जी है कि वो असेंबली में लेके आए या ना लेके आए। अच्छा, डिस्कशन है, सवाब है। हाँ, या आखिर में उसको सप्लीमेंट्री बजट जो चाहे कैबिनेट अगर लेके आए असेंबली में तो ले आ सकती है, क्योंकि सारा जो बजट है वो असेंबली ने ही पास करना है। लेकिन उसकी अप्रूवल जो खर्चा आमतौर पे हमारे यहाँ रूटीन ये है, सही कह रहे हैं मौसम साहब, कि रूटीन ये रही है पीछे कि साल के आखिर में जब नया साल शुरू हो रहा होता है तो सप्लीमेंट्री बजट असेंबली में आता है, बाकायदा उसकी भी अप्रूवल होती है। ये बात नहीं कि बहस नहीं होती, उसमें बहस भी होती है और वो अप्रूवल भी होती है। लेकिन सप्लीमेंट्री बजट असूलन ये भी हो सकता है कि जब वो अखराजात हो रहे हों उस वक्त असेंबली में लेके आया जाए, ज़्यादा बेहतर और अफजल ये है। लेकिन हमारे यहाँ पिछली ट्रेडिशन ये सही कह रहे हैं कि आम तौर पर जब नया साल शुरू हो रहा था उस वक्त सप्लीमेंट्री बजट कौमी असम्बली से पास कराया जाता है। ये बजट नए साल से बड़ा आपका माली साल है, नया माली साल। इस बार वो सप्लीमेंट्री बजट था तो स्टैंडिंग कमेटी ने भी रिकमेंड किया कि फाइनेंस को और कैबिनेट ताकि लेके आए। इस बार रिकमेंड हुआ कि लेके आए असेंबली के पास, तो असेंबली में आ गया। अब एक्सेप्टेंस तो असेंबली की है। कोई भी बजट, कोई भी पैसा जो है आम रूटीन के पैसों के अलावा वो तो असेंबली नहीं पास करने हैं। ठीक है, ओके, पॉइंट टेकन। मैं दोबारा लौट के आऊँगा लगारी साहब। मैं चाहूँगा जरा हसनात का हम इस पर ओपिनियन ले लें। हसनात मलिक साहब, सर बताइएगा, अब सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी जो ऑनरेबल बेंच है वो समाअत करेगा, जो पंजाब में 14 मई के इलेक्शन के हवाले से उस सिलसिले में समाअत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 27 अप्रैल को यानी कल फंड्स की फराहमी से मुतल्लिक जो कंप्लाइंस रिपोर्ट है वो जमा कराई जाएगी, और जो कहा गया था कि ये मुज़ाकरात कर लें मोहसिन लगारी साहब की जमात और PDM का इत्तेहाद जिसकी कैसा शेख साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं, उस हवाले से भी बताया जाएगा कि वो कहाँ तक पहुँचे मुज़ाकरात। देखिए, हम 2 चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। अब जो फंड का मामला है वो कल की डेट तक डेडलाइन है कि फंड आप ट्रांसफ़र करें, और उस पर समाअत होगी 28 तारीख को। कल जो है वो सियासी जमातों को कहा गया कि जो आउटकम आप जी के एक डेट पे कि जी नेशनल असम्बली और जो प्रोविंशियल असम्बली का इलेक्शन एक डेट पे हो, उस हवाले से
जो है वो सियासी जमातों को जो कहा गया था उसकी और समाअत कल है। उसकी कल समाअत और जो पंजाब में इलेक्शन की फंड्स की फराहमी जिसमें हम बहस करें वो 28 को वो है। 28 को है। और ये चीज़ जो है इसको मिक्सअप किया जा रहा है, शाम से मैं देख रहा हूँ। अच्छा कि आपने पीटीवी बैठ के इसकी जी, जी। वजाहत कर दी कि दो अलग चीजें दो अलग चीज़ें। और उस हवाले से ग़ालिबन कल अटार्नी जनरल जो हैं वो मंसूर अमान साहब वो अपराइज करेंगे कि जो आज पीडीएम की लीडर्स की मीटिंग हुई है और उनमें क्या डिसाइड हुआ है और वो हुकूमत क्या सोच रही है, उस हवाले से क्या प्लान डायलॉग का या जो भी, उस पर बात होगी कल। ओके। और उसके बाद जो है वो जो भी वो आउटकम होगा वो बताएंगे कि जी जो है वो आज की मीटिंग में ये हुआ है और डिसीजन ये हुआ है। उसके बाद वो चीज़ सामने चीफ जस्टिस के सामने रखेंगे। और उसके बाद वो जो फंड वाला मामला है उस पे गो क्या इसने एक लेटर लिख दिया है चीफ जस्टिस साहब को। जी। मे भी सुप्रीम कोर्ट खुद ही उस मामले की तरफ आ जाए कि हाँ जी फंड का क्या मामला है, फंड आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन समाज जो आर्डर है उसमें लिखी 28 को है। ओके। और उसमें ये भी हो सकता है कि जो आर्डर था ग़ालिबन जो जिसमें 19 अप्रैल का था, जी जी 19 अप्रैल का था, जिसमें ये था कि जी जो है ये अगर आप फंड ट्रांसफ़र ये जो नहीं करेंगे तो फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अब मेजॉरिटी लूज़ कर जाएगा। ये जो भी वो जो आर्डर किया गया उस आर्डर पे हुकूमत कंसिडर कर रही है कि रिव्यू फाइल करे। रिव्यू फाइल जी रिव्यू फाइल करे और उस पर रिव्यू फाइल में भी हो सकता है। इसके अलावा एक और जो मैटर था ये जिसमें ये कि जी स्टेट बैंक को डायरेक्शन थी उसको भी रिव्यू फाइल हो सकता है उस हवाले से। उस हवाले से जी, रिव्यू फाइल जी। हो सकता है। और ये भी मुझे देखिए ये जो पार्लियामेंट में जो हुआ ना ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, एक नैरेटिव है, ये जो भी है जी, वो जिस पोजीशनिंग तरह है। पोजीशनिंग है और जो एक मैसेजिंग होती है, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं एक जज को बिठा के मैंने मैसेजिंग दी साइलेंट। हाँ। तो यहाँ पार्लियामेंट का भी है और को भी वो भी है कि वो भी उन्होंने मैसेजिंग की है। लेकिन वहाँ जो है वो एक लीगल स्ट्रेटजी होगी, वो डिफरेंट होगी, वो मेन वही होगा। लेकिन वो इस तरह नहीं होगा कि इस तरह की जो बातें यहाँ की गई हैं वहाँ ये नहीं होंगी, वहाँ और तरीके से होगा। और एक मुझे नुकता बताएगा फिर मैं लगारी साहब के पास जाऊंगा। चीफ जस्टिस साहब ने कहा था क्योंकि कल आपने कहा जो समात है वो बैक वक्त पूरे मुल्क में इलेक्शन के हवाले से बात हुई थी। जी, जी, जी। सिराजुल हक साहब ने भी जुलाई का कहा था, चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा, फिर मुज़ाकरात की भी बात हुई, अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा गया कि गुंजाइश निकाली जा सकती है। उससे क्या मुराद है हसनात साहब? अभी तो ये बात हो रही है कि कहा जाता है कि जी 14 मई इसलिए डेट रखी गई है कि 90 दिन से बेरेस्ट मिनिमम आगे जाया जा सकता है। तो अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, कैसर शेख साहब और मोहसिन लगारी साहब की सियासी जमातें मान जाएंगे चलें जी डेट जुलाई, अगस्त, सितंबर में हो जाए, तो फिर गुंजाइश कैसे निकाली जाएगी? वहां तो आइन है ना कि 90 दिन से बेरेस्ट मिनिमम आगे नहीं जा सकता। देखें अब उसमें चीफ जस्टिस साहब ने खुद ही जो है वो बात की कि जुलाई में इलेक्शन। हाँ। और मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त एक ही फोरम है जहाँ पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो मेरा ख्याल है कि यही जो एक बात हो रही है कि चीफ जस्टिस साहब की ख्वाहिश है कि जी मेरे टेन्योर में ही उनकी रिटायरमेंट है सितंबर के वस्त में, तो उससे पहले जो है इलेक्शन हो। अच्छा। अब हाँ जी और ये पीटीआई भी यही चाहेगी कि जी जो है वो उन्होंने जिनको नॉमिनेट किया है शाह महमूद कुरैशी साहब, और तो वो मेरा ख्याल है मैसेज भी यही होगा कि जी जो इलेक्शन है पीटीआई की तरफ से कि जी ये चीफ जस्टिस की टेन्योर में ही इलेक्शन हो। अब जो मौजूदा हुकूमत है वो चाहेगी अक्टूबर में इलेक्शन हो। तो अब देखें इसमें ये चाहने ना चाहने की बात है या ये देखें ये मिसट्रस्ट है। इस वक्त इदारों का सियासी जमातों पे ट्रस्ट नहीं है, सियासी जमातों का एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, जजेस का एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, जुडिशल पॉलिटिक्स लिंकअप है नेशनल पॉलिटिक्स के साथ। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो जब उनको ये है कि जब पीटीआई की हुकूमत आएगी 2 जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है 1 साल से, वहाँ 7-8 की एक डिवीजन है, उसमें एक जज की अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ये है कि वो जज अभी कंसेंसस से हो जाएं, इस वक्त 15 हैं क्योंकि जो मौजूदा लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल तो उन्होंने पहले कर दिया, वो अब अपॉइंटमेंट में वो नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस जो चाह रहे हैं जिन जजेस की अपॉइंटमेंट, वो मेरा ख्याल नहीं है कि वो सपोर्ट करें। उसके लिए ये है कि जब रिजीम चेंज होगी तो, और उनका ये है कि मैं वो अपॉइंटमेंट करके जाऊं सितंबर से पहले। तो देखें ये सारी चीज़ें लिंकअप है। लिंकअप और सिर्फ आइन कानून की बात होती तो केपी के हवाले से भी होता कि केपी में भी इलेक्शन 90 दिन में हो, सिर्फ पंजाब पे क्यों फोकस किया जा रहा है। और फिर ये है कि जी अगर आप इकट्ठे हों तो फिर हम गुंजाइश भी निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब है गुंजाइश तो निकल सकती है। बात तो ये है कि जी ट्रस्ट एक दूसरे पे आए, और वो ट्रस्ट आएगा डायलॉग पे। डायलॉग जब होगा और उसमें जो बातें निकलेंगी, और ये अगर कहें कि जी यहाँ जो है कि फलां आर्टिकल फलां हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मैटर में इलेक्शन में सिर्फ आइन कानून नहीं, ना ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ, ना प्रोसीजर फॉलो हुआ, ना प्रेसिडेंट फॉलो हुई है। एक ऑब्जेक्टिव था कि जी इलेक्शन करवाने हैं, और उस हवाले से जो ब्रदर जज थे
उन्होंने भी एक पोजीशन ली, उसको भी ख्याल नहीं रखा गया। ठीक तो मैं ये देखें, ये आर्टिकल गलत है कि जी फलां आर्टिकल में ये है, फलां आर्टिकल में, वहाँ बात ये है कि पोजीशनिंग जो मैंने बता दी है कि वो ये है। ओके, आपने Politics ये बताया कि हकायक आपके मुताबिक जमीनी हकायक ये है। मोहसिन लगारी साहब, सर ये बताइएगा, डायलॉग की अगर हम बात करें, ठीक है, आपने अपना नुक्ता नजर दिया, कैसर शेख साहब ने अपना नुक्ता नजर दिया, मैं आपसे जानना चाहूंगा जो बात आ रही है, इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अगर जून जुलाई में इलेक्शन होते हैं तो फिर तो बातचीत हो सकती है, वगरना जो है वो बातचीत नहीं हो सकती। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर कोई जी और जीने दो के तहत कुछ लो दो, जो कि सियासत का असूल है, जब आप टेबल पे बैठते बहुत सी बातें ऑन द टेबल होती हैं, क्या उस पर नहीं बात बिला मशरूत मुज़ाकरात पे हम आगे नहीं बढ़ सकते? अगर हम शराइत ना लगाएं और मुतालबात की सूरत में रख दें लेकिन बैठ जाएं पहले, तो वो क्या बेहतर अमल नहीं होगा? मोहसिन लगारी साहब। अनवर भाई, आप जो बातें कर रहे हैं वो जैसे कहते हैं ना कि दिस इज अबव माय पे स्केल, मेरे से बहुत ऊपर की आप बातें कर रहे हैं। मैंने ये फैसले नहीं करने कि मैं इसके ऊपर कोई कमेंट करूं कि ये फैसले कैसे होने चाहिए। ये जो पार्टी की लीडरशिप और जो उन्होंने डेजिग्नेट किए हुए लोग इस काम के लिए, उनके मुंह से ये बातें निकलना ज्यादा बेहतर है। मैं जो भी बात करूंगा वो सिर्फ कयास आराई और कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। आप कहेंगे भाई तुमने ये बात की थी, हुई तो ऐसे नहीं, क्योंकि मेरे पास इसका इख्तियार नहीं है, मेरा इसके बारे में बात करना मुनासिब भी नहीं। लेकिन मैं एक और चीज जो बड़ी पता नहीं बार बार सब लोग कहते हैं, वो मैं आपको वाजे करके कह दूं। सब लोगों को इस चीज पे एक बहुत हैरानी होती है कि ये इलेक्शन अलग कैसे होंगे। फिर मैं वही गुजारिश करूं, हमारा जो आईन है इसके बारे में जब वो बात करता है, वो कहीं ये नहीं लिखता कि सब जगह एक साथ इलेक्शन होने हैं। आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली और अ प्रोविंशियल असेंबली। जनरल नेशनल असेंबली को अलग जिक्र करता है और अ प्रोविंशियल असेंबली करता है, यानी कि एक प्रोविंशियल असेंबली भी अलग हो सकती है। ये नहीं कहता प्रोविंशियल असेंबलीज सबने इकट्ठे होना है, नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबलीज कहता है। तो आइन की जो मंशा है इस वक्त वो ये है कि अगर ऐसे हालात पैदा हों तो हर जगह पे इलेक्शंस अलग अलग हो सकते हैं। ये इलेक्शन एक साथ होना इसलिए हो रहे हैं कि इस असेंबलियों की टर्म्स इकट्ठे खत्म हो रही हैं या वो डिसॉल्व इकट्ठे हुए जब पहले होंगे। तो इसमें कोई कदगन नहीं है कि इलेक्शन अलग अलग नहीं हो सकते। जिस तरह भी होगा वो आइन के मुताबिक ही ये चीज होगी। ये एक बार बार मैंने लोगों से कहते सुना है और बड़े बड़े मैंने तो सुना, असेंबली के अंदर भी यही बात हो रही है, लोग अपने कॉलम्स में भी ये लिख रहे हैं। आइन की कहीं पाबंदी नहीं है कि सब इलेक्शन एक साथ होने, और दुनिया में ये होते हैं। हमारे भारत, हमारा जो हमसाया मुल्क है, उसके अंदर हर साल 2-3 मुख्तलिफ रियासतों के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं। तो इलेक्शन इकट्ठे होने की कोई पाबंदी नहीं। सर ये तो लगता है आपका आपने आ गया, ठीक है, आपने कहा कि आइन में कोई इस हवाले से स्पेशली मेंशन नहीं किया गया, लेकिन लगारी साहब खैबर पख्तूनख्वा में भी तो असेंबली, आप लोगों की जब पंजाब असेंबली जिसके आप मेंबर थे ऑनरेबल, जब वो वक्त से पहले कबल अज वक्त तहलील की गई तो खैबर पख्तूनख्वा में भी तहलील की गई थी। वहां पर मामलात पे ना पीटीआई इतनी शिद्दत से उठा रही है एट द सेंट्रल लेवल, इमरान खान साहब चेयरमैन साहब के लेवल पे, और ना हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में वो मामला ज्यादा गर्दिश होता हुआ हमें नजर आ रहा है। वहां की क्यों साइलेंट है सब कुछ? सर वहां पर भी तो असेंबली कबल अज वक्त तहलील हो गई है ना लगारी साहब? फिर मैं वही बात करूंगा कि आई विल नॉट बी पंचिंग अबव माय वेट। मैं एक लाइट वेट बॉक्सर हूं, मुझे हैवी वेट के बाउट में ना डालें, उधर तो मुझे कुट पड़ जाएगी। सो वी शुड ऑल टॉक अबाउट जो मेरा डोमेन है, जो मेरा सर माशाल्लाह बड़ी थंबनेल मेजॉरिटी से जीत के आए थे लगारी साहब, बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन है आप, बड़ी जबरदस्त मेजॉरिटी से जीत के आए थे। सर आजकल तो हर जो एमएनए है वो साहिबुर राय होता है, तो आप तो माशाल्लाह बड़े साहिबुर राय हैं, तो सर राय तो दीजिए अपनी। लेकिन फिर मैं वही अर्ज करूं, ये डिसीजंस मेरे करने के नहीं हैं। अच्छा। वो एक को थोड़ा सा लाइट मूड करने के लिए मैं कहता हूं, वो सरदार जी को उन्होंने कहा कि तुमने 3 स्विमिंग पूल क्यों बनवाए हैं, तो उसने कहा कि कभी कभी गर्म पानी से नहाने को दिल करता है, दूसरा कभी कभी ठंडा पानी, तो कहा तीसरा उसने कहा कभी कभी नहीं भी तो नहाने को दिल करता है ना। अच्छा। तो किसी बात तो जरा थोड़ा सा वेल लेफ्ट भी कर देना। अच्छा, तो ये चले जी, आपने वेल लेफ्ट कर रहे हैं बार कैफ कैसर शेख साहब ऑन अ लाइटर वेन, उन्होंने कहा क्रिकेट टर्मिनोलॉजीज भी अब आ रही हैं। साहब ने बड़ी खूबसूरत तरीके से वेल लेफ्ट किया है, वेल लेफ्ट किया है भाई पंजाब में कराना, इन्होंने पूरे कमेंट कर दिए। और उन्होंने कहा मैं इस वक्त उन्होंने कहा कानूनी और आईनी सारे नुकात गिनाए पंजाब के बारे में, केपी के बारे में कोई कानूनी और ये सारे नुकात नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हमारी पार्टी का ये मैं पूरा एक्सप्लेन करूं कि हमारी तमाम आज जो कंबाइंड मीटिंग हुई पार्टी की, सर उसमें ये तय हुआ कि अगर जिस तरह ये कह रहे हैं कि कल तारीख है कि पार्टियों ने आपस में मिलना है, तो सब ने यूनानिमस कहा है कि हम कोर्ट के कहने पे ये पंचायती फैसले में नहीं जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल नहीं जाएंगे हम आपस में मिलने का, ये जो कोर्ट जो कह रही है उतना ये कोर्ट का काम है। कोर्ट का काम तो है कि फैसले देना या जो आइन के मुताबिक
जजमेंट अपनी करना। तो ये पंचायती फैसला जो हो रहे हैं और ये जो कोर्ट कह रही, हाँ अपने तौर पे ज़रूर हम पॉलिटिशियंस को मिलना चाहिए और हम मिलेंगे अप्रोप्रिएटली, लेकिन ये नहीं कि बाइंडिंग है हमारे ऊपर ये डेट और उसमें बैठ के हम ज़रूर ये कोर्ट के कहने पे सर वो 14 मई का फिर फैसला तो बरकरार है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है, 19 अप्रैल के ऑर्डर में कहा था। वो तो देखिए ना, जो वो तो कोर्ट के तो ऊपर वो है ना। तो मोहसिन लगानी सब कन्वेंसिंग कर रहे हैं वहां जाकर नहीं, अपने वहाँ साउथ पंजाब वो में। तो कन्वेंस कर रहे हैं। हमारा ही तो आज तमाम जो स्पीचेज हुई उसमें ये कहा गया कि वो फैसला नहीं है, 4-3 का फैसला है, मेजॉरिटी का फैसला उसके खिलाफ है। ये हमारी तमाम आज जितने भी डिबेट्स और स्पीचेज हुई उसमें ये बात की गई कि वो फैसला तो 4-3 के मेजॉरिटी से ये फैसला नहीं है, बल्कि फैसला इसके खिलाफ है, बरखिलाफ। और कोर्ट के कहने पे हम ये डेटें और आपस में मिलना मिलाना ये हमें बाइंड नहीं करें। हम अपने तौर पे पॉलिटिशियंस को मिलना चाहिए और कोई फैसला होना राब्ते चाहिए। हैं वैसे आपके? राब्ते हैं जी, कल भी आपने देखा, राब्ते तो पॉलिटिशियंस के हर वक्त होते हैं। अच्छा। और एक दूसरे से यही हमारा काम है और मैं समझता हूँ हल होना चाहिए। ये कोई इतना बड़ा फैसला नहीं है, इसको खामखा इतना ज़्यादा तूड़ दिया गया है। क्या फैसला है? फैसला तो यही है ना, नेट रिजल्ट अगर आप देखें कि अगस्त तक तो खुद इमरान खान साहब कह रहे हैं, पीटीआई कह रही, हम जुलाई कह रहे हैं। नहीं, जुलाई उन्होंने जुलाई का एंड कह रहे हैं ना, मई वो कह रहे हैं मई में भी आप में डिजॉल्व करने का मैंने खुद सुना। तो अच्छा। 3 महीने चाहिए ना, जी, 3 मई महीने। की पहली को भी अगर डिजॉल्व करें या तो कब मई को? अगस्त शुरू हो जाता। ओके। अगर 1 मई को भी असम्बलियाँ जो आज से 2 दिन बाद 3 दिन बाद भी करें, लेकिन उससे पहले तो मुमकिन ही नहीं है ना। 90 डेज तो आप खुद कह रहे हैं। जब नेशनल असम्बली की बात कर रहा हूँ, जब नेशनल असम्बली डिजॉल्व होगी, कबल अज़ वक्त होगी, फ़र्ज़ कीजिए 1 मई को भी हो जाए कबल अज़ वक्त, तो 90 डेज़ का मतलब है मई, जून, जुलाई, अगस्त में इलेक्शन तब होंगे। अगर 2 दिन बाद असम्बली, उससे पहले तो मुमकिन ही नहीं है कानून से। और अगस्त का और अक्टूबर में 2 महीने का फ़र्क है टोटल, और उससे पहले बजट है। आप बड़े ये देखिए कि क्या करें, इंटरिम गवर्नमेंट बजट नहीं दे सकती। बजट देना बहुत ज़रूरी है, पूरे मुल्क का सारी इकनॉमिक सूरत हाल, जो अहम सूरत हाल देख रहे हैं। बजट आना है जून तक, तो जून के बाद अगर इलेक्शन 3 महीने आए तो वही अक्टूबर फिर भी हो जाता है। और अगर टाइम पे भी असम्बलियाँ तलील हों तो तब भी अक्टूबर हो जाता है। हसनात, एक और आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा। ये भी आया है कि पिटीशन हुई है कि मोहसिन लगाई साहब जिस असम्बली के मेंबर थे उसकी बहाली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बहाली के हवाले से भी दरख्वास्त दायर की गई है। इस हवाले से ज़रा बताइएगा। कुछ बात बड़ी सोशल मीडिया पे चल रही थी कि अगर बहाली हो जाए, क्या इसकी कोई मुमकिनात हैं या ये वैसे ही किसी का ज़हनी इख्तरा है? देखिए, ये बात तो उस वक्त भी हुई थी शुरू में, जब जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये सवाल उठाया था कि ये जो असम्बली डिज़ॉल्व हुई है इसकी लीगलिटी को देखें कि क्या ये जो अनफिटेड पावर है चीफ मिनिस्टर के पास कि वो इस तरह करे, ये जो असम्बली डिज़ॉल्व करने का जी, इसको एक दफ़ा हमें एग्जामिन करना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा था कि ये अच्छा सवाल है, हम इसको ऑर्डर में डालेंगे, लेकिन जब रिटर्न ऑर्डर आया तो वो नहीं था। ठीक। अगर वो चीज़ें उस वक्त भी हो जाती तो मेरा ख्याल है कि हल हो जाता। और जैसे अतर मिनल्ला हमने देखा कि वो पॉलिटिकल केसेस सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने डील की। उन्हें अंदाज़ा था कि ये इस वक्त जो पोलराइजेशन है उसमें कोई ऐसी चीज़ आई जाए जिसमें स्टेबिलिटी भी रहे, डेमोक्रेसी भी उसमें मजबूत हो और ऐसा सलूशन निकाला जाए। और मामला ये था कि पार्लियामेंट की तरफ रेफ़र किया जाए। लेकिन अब जो है, अगर अब भी चांसेस हैं पाकिस्तान में, वही मैं बता रहा हूँ कि इनमें हर जज, सुप्रीम कोर्ट में जजेस के पास इतना कुछ इख्तियार है कि वो हर किस्म की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। उनके पास हर किस्म की नज़ीरें मौजूद हैं माजी में, जो उनकी मंशा होती है उस तरह की नज़ीर भी आ जाती है। आर्टिकल 254 भी है जो बहुत सी चीज़ों को कवर अप करता है। कहीं और भी 90 दिन के गुंजाइश भी निकल आती है, वो खुद उन्होंने कहा कि गुंजाइश निकल आती है। तो इस तरह कोई ये नहीं है कि अगर कोई गुंजाइश ना निकली तो केपी में क्यों नहीं निकली। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ व्हेन देयर इज विल देयर इज वे। ठीक है, तो वो चीज़ ये तो आपने नुक्ता बताया। दूसरा, ये जो आज भी बिलावल साहब को मैंने सुना, फिर हमने प्राइम मिनिस्टर साहब की भी जो गुफ्तगू हुई वो भी सुनाई, कैसा शेख साहब भी कह रहे हैं ये 4-3 का फैसला है जो हुआ है, और जो इस वक्त फैसला है वो 3-2 का फैसला है। देखिए, ये जो डिबेट है ये अभी भी परसिस्ट कर रही है। देखिए, बिल्कुल डिबेट वो यही बात थी कि जो इन्फोर्स कौन सा फैसला? मेरा ख्याल है कि जो ब्रीफिंग हुई ना सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे अस्करी हुकाम ने दी, उसके बाद ऐसा महसूस हुआ कि चीज़ें जाएंगी ठीक। लेकिन जब समाअत हुई तो चीफ जस्टिस साहब ने भी उस वक्त भी बड़ा अच्छा जस्टिस दिया जब सियासी जमातों के लोग रोस्टर पे आए।
रुस्तम पे, और उन्होंने कहा कि जी हमें मसला जो है वो डिबेट में हमें कोई नहीं है कि हम बातचीत से हल, लेकिन आखिरी 5 मिनट में उन्होंने कहा जी कि अगर 4 बजे तक आप डेट नहीं फाइनल करेंगे तो फिर 14 मई का फैसला बरकरार रहेगा। उस पर मिसट्रस्ट बढ़ा है, उसकी वजह से वो जो 4 मिनट का, और आपने चीफ जस्टिस साहब ने साथ ही कह दिया जुलाई में, वो मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब को ये नहीं देना चाहिए था कि जी डेडलाइन की जी जुलाई भी, और जिससे मिसट्रस्ट मजीद उन चीज़ों से वो कहते हैं सिराजुल हक साहब की अब देखिए ये suggestion थी। देखिए वो सिराजुल हक साहब ने तो ये कहा था कि जी हज है और फसल की कटाई है, उन्होंने कोई डेट नहीं दी थी चीफ जस्टिस साहब। उससे ये बड़ा कि कोई ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस साहब चाह रहे हैं कि अपने टेनोर में ही इलेक्शन हो, जिससे मजीद जो है वो, अब देखिए ना इस वक्त जो 4-3 का मामला, बेशक ये भी कहते रहे, लेकिन अल्टीमेट जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उन्होंने चीफ जस्टिस को इतने लामुतना इख्तियार दिए हैं कि अल्टीमेट जो से है फाइनल से वो चीफ जस्टिस की होती है, ठीक है। और जो वो कहेंगे वही फाइनल होगा। वो इंटरप्रिटेशन कर देंगे, वो कहेंगे कि 3-2 का फैसला है, 4 दिन कर देंगे, तो फिर अल्टीमेट इनको उधर ही आना पड़ेगा। और उन्होंने क्लैरिफाई किया हुआ है कि हमारा जो फैसला है वो 3-2 का है, और वो फिर वो जो है वो उस चीज़ को करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, ये आपको नुकता आम किया। मैं मुस्लिम गालिब साहब से एक और आपसे सवाल करना चाहूंगा, चूंकि आप पहले पंजाब असेंबली के मेंबर, आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन भी रह चुके हैं, आप माशाल्लाह कौमी असेंबली के मेंबर है। सर ये जो सर एक डिबेट है कि पार्लियामान ने का हक है कानून साजी, सुप्रीम कोर्ट का हक है आइन की तशरीह, एक सर कानून पास किया गया, आप लोगों ने उससे इख्तलाफ किया, लेकिन कसरत राय से, जैसे डेमोक्रेसी में कहते हैं नंबर्स जो हैं वो उसको इन्फोर्स करते हैं, और चीफ जस्टिस साहब की जो आर्टिकल 184(3) के तहत 100 वोटों की पावर्स हैं उनको रेगुलेट करने के हवाले से कोई कानून साजी की गई, तो उस हवाले से बात ये भी आई कि जी वो अभी कानून साजी की गई थी, वो सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए थे, लिहाजा वो एक्ट ऑफ लॉ नहीं बने थे, लेकिन उससे पहले ही उन पे हुक्म इम्तना आ गया और 2 मई तक 8 रुकनी बेंच ने उसको हुक्म इम्तना में रख दिया। तो सर इस पे आपकी क्या राय, क्या पार्लियामेंट का ये राइट नहीं है कि वो लेजिस्लेट करे? बेशक सुप्रीम कोर्ट का राइट है कि वो उसको इंटरप्रेट करे, लेकिन पहले वो कानून तो बने ना सर। मैं क्योंकि वहां पे बैठा नहीं हूं इसलिए शायद मुझे इतना मौका नहीं मिलता। मेरी फिर आपसे गुजारिश होगी कि मेरी बात को जरा सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ और गौर से सुन लीजिए। सर मेरी आपसे ये गुजारिश होगी। सर वही जो आइन है जिसकी हम बात करते हैं, एक छोटी सी मैं आपको बात कर दूं कि आइन सुप्रीम है या पार्लियामेंट सुप्रीम है। जी, पार्लियामेंट आइन बनाने के हद तक बिल्कुल सुप्रीम है, पार्लियामेंट आइन में तब्दीली करने के हद तक बिल्कुल सुप्रीम है, पार्लियामेंट कानून बनाने के हद तक बिल्कुल सुप्रीम है, क्योंकि वो तख्लीक देती है आइन को और कानून को। लेकिन जब उनको तख्लीक कर लेती है, जब वो आइन और कानून बन जाते हैं, तो वही पार्लियामेंट उसी आइन और कानून की मातहत हो जाती है, सबसर्विएंट टू द लॉज दैट इट मेक्स। ये चीज थोड़ा समझने की बात है। बनाने की ताकत है हमारी, लेकिन उसके बनाने के बाद हम उसके मातहत हैं। हमने अगर कानून बनाया कि मोटरवे के ऊपर 120 के रफ्तार से ज्यादा नहीं चला सकते, तो मैं पार्लियामेंट का मेंबर होते हो ये नहीं कह सकता कि मैं तो 150 पे चलूंगा क्योंकि मैं तो कानून बनाने वाला हूं। तो कानून बनने के बाद हम उसके मातहत होते हैं, और अगर कानून हमें नहीं पसंद होता तो उसी कानून को तब्दील करने का इख्तियार भी हमारे पास होता है। ये है एक पोजीशन जिसको मैं वाजे कर दूं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या आइन सुप्रीम है। आइन सुप्रीम है, आइन सुप्रीम है जिसको पार्लियामेंट बनाती है। अब चलते हैं आगे कि किस चीज के ऊपर ये जो लॉ जिसकी आप बात कर रहे हैं, वही आइन आर्टिकल 70 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही लिखता है कि पार्लियामेंट किस किस चीज के ऊपर कानून साजी की। बदकिस्मती मेरे पास इस वक्त आइन नहीं है, मैं इस वक्त गांव में हूं, नहीं तो मैं आपको उसको पढ़ के सुनाता। आर्टिकल 70 जो है आप मंगवा लीजिएगा अपनी लाइब्रेरी से, उसमें वो कहता है कि जो चीजें फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में हैं, उन फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की चीजों के ऊपर या नेशनल असेंबली में या प्रोविंशियल या सेनेट के अंदर, आइदर ऑफ द हाउसेज के अंदर बिल इनिशिएट होगा। जो चीजें फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फेडरल शेड्यूल 4 के अंदर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर जो चीजें, उसके अंदर जो चीजें सूबाई इख्तियार है उसके ऊपर वफाकी हुकूमत या पार्लियामेंट नहीं, नेशनल असेंबली या सेनेट नहीं कर सकती। तो उसी के अंदर जब हम देखते हैं वो ये है आर्टिकल 70 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब आप फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट को जब आप जाके पढ़ते हैं तो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में 55 नंबर के ऊपर ये दिया हुआ है कि कोर्ट्स के जो हैं मामलात के अंदर वो कर सकते, लेकिन उसी के अंदर वो लिखता है एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट। उसी के अंदर जो सीरियल नंबर 55 के अंदर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का है, वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के मामलात के अंदर आप नहीं दखल अंदाजी कर सकते।
ठीक। मैंने नहीं बनाया, ये मंगवा लें अभी कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का जो है 55 नंबर देख ले और आइन का 70 नंबर आर्टिकल देख ले, जो इससे बताता है कि लेजिस्लेशन होनी कैसे है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने मामला को देखे और हमने जो वहां पे बिल पास किया, मैं असेंबली में भी कहता रह गया, हमने तो उनके प्रोसीजरल मैटर्स के अंदर दखल अंदाजी करनी शुरू कर दी कि भाई प्रोसीजर्स वो क्या करेंगे। प्रोसीजर्स तो हम किसी के मामला में भी दखल नहीं देते हैं क्या हम ये कहते हैं कि क्या आइन में लिखते हैं कि जो है पुलिस वाले जो है वो कैसे अपने तबादले करेंगे, पुलिस वाले कैसे तरक्की करेंगे, इनकम टैक्स वाले कैसे तबादले करेंगे, वो एक्स्ट्रा कोर्ट में होता है, वो दूसरे मामला में होता है। आइन में कहीं हम इस किस्म की चीजें नहीं करते, हमें क्योंकि वो इख्तियार ही नहीं है। तो हम अपनी जो ताकत है उसको कुछ बहुत ज्यादा हम आगे बढ़ रहे थे। और जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार भी सारी दुनिया के अंदर अदालतों के पास जुडिशियल रिव्यू भी होता है। अभी मुझे जैसे मैंने अर्ज किया, मेरे पास आई नहीं है, नहीं तो मैं आपको पढ़ के सुनाता। उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज में अगर हो तो सदर पाकिस्तान जो है जुडिशियल ओवरव्यू का जो है प्रैक्टिस करने का, वो अमल उस पर करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांग सकते हैं। वही मैं कर रहा हूँ 32 में मेरे पास लेकिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, तो मैं आपको पढ़ के सुना। जी, आपका नुक्ता माजरत अनवर भाई, मेरी बातें शायद आपको बोरिंग लग रही होंगी कि या क्या बोरिंग बात, लेकिन मेरे भाई वो मुल्क और इदारे और कौमें तरक्की करती हैं जो किसी आइन और कानून के मुताबिक चलती। ठीक। जब हम आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलते तो मसले होते हैं। लैटिन की एक बहुत मशहूर फ्रेज है, जिसको मुझे लैटिन तो नहीं पढ़नी आएगी, उसका अंग्रेजी तर्जुमा ये है कि लेट हेवन फॉल बट लॉ शुड बी फॉलोड, कि कानून पे अमल दरामद करो चाहे आसमान टूट पड़े। क्योंकि कानून पे जब अमल दरामद नहीं होता तो ला कानूनियत होती है। वो जो ला कानूनियत होती है वो सबके लिए मसले खड़े करती है। ठीक, लगारी साहब, आपने आपका पूरा नुक्ता नजर हमने लिया, तो आप यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट इन आवर शो। ये नहीं कि आप दूर हैं, लेकिन आपकी आवाज़ और आपकी गुफ्तगू जो है वो पूरी लाइव जो है वो चली गई है। मैं कैसर शेख साहब वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो आइन के आर्टिकल्स और तमाम जो चीज़ों के बारे में बयान किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसीजर रूल्स हैं वो पार्लियामेंट के एम्बिट में नहीं आते, उन पे लेजिस्लेट करना। आप लोगों ने तो कानून साजी कर दी। मैं तो एक सिंपल बात करूँ ना, ये केस जैसे मैंने कहा 1 महीना या 2 महीने इधर उधर का है, 100 मोटो उठाया गया है। कहीं आइन में, मुझे मोहसिन लगारी साहब मेरे भाई हैं, बता दें कि 100 मोटो का कहीं जिक्र है आइन की बातें? अभी तक ये आइन की बातें कर रहे हैं। 100 मोटो उठाया गया है ना ये केस। जी। 100 मोटो का जिक्र है। अगर 100 मोटो लेना है तो मैं गुजारिश करूंगा सुप्रीम कोर्ट से कि $3 अरब अपने चहितों में पीटीआई की हुकूमत से $3 अरब लुटा दी, जिसकी वजह से आज हम कंगाल हो गए हैं। आज हम हर मुल्क के आगे हाथ फैला रहे हैं कि वो लुट गए, और जिन अमीरों को दिए गए 580 अमीरों को, उन्होंने वो मशीनरी वो मंगाई जिसकी अभी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि मुफ्त मिल रहा था बगैर किसी पैसे के, और वो इन्होंने दे दिए। वो तो 100 मोटो तो उसमें तो नहीं हो रहा, जिसने मुल्क को कंगाल कर दिया, जिसकी वजह से हमारे रिजर्व ख़त्म हो गए, जिसकी वजह से हमारी महंगाई हो गई, सारे का सारा इन्होंने हमें दिया है। $3 अरब की रकम चंद अमीरों में, अपने चहितों में, ताकि अगले इलेक्शनों में वो खर्च करें, इनके ऊपर खर्च करें। अच्छा। अभी फंड दें इनको, वही अमीर इनको और दे रहे हैं, मुझे पता है ना। अच्छा। वही फंड दे रहे हैं ना अभी इलेक्शनों में। इन्होंने इस तरह तो इलेक्शन लड़ने हैं। $3 अरब मुल्क का कोई फिक्र नहीं। और 100 मोटो सुप्रीम कोर्ट को मैं गुजारिश करूंगा ना कि इतना बड़ा केस वो तो 2 महीने की बात है, इलेक्शन तो हो जाएंगे ना। हम भी अक्टूबर में कह रहे हैं कि यही तो नहीं कह रहे कि 5 साल बाद होंगे, हम तो कह रहे हैं 3 महीने बाद। जो ड्यू डेट है उसकी 13 अगस्त तक हमारा टाइम है, वो आपने बात की। उस पर सुप्रीम कोर्ट आपने कहा आइन में 100 मोटो का जिक्र नहीं। मुझे हो सकता है इनसे पूछ लीजिए, आइन को बड़ा समझते हैं, मैंने कहीं नहीं ये मुझे पता चला कि आइन में 100 मोटो का जिक्र है। अब हमने कानून बनाया, कोर्ट के रूल्स अभी हमने कानून बनाया कि 3 सीनियर जजेस, अगर 100 मोटो लेना भी है तो 3 सीनियर जजेस लें, और उसके खिलाफ अपील भी होना चाहिए। कि अपील ऐसा तो नहीं कि 100 मोटो जो कुछ हो जाए करें, रिव्यू में जा सकते हैं, अपील नहीं हो सकती। जी, तो अपील हो ही नहीं सकती। अभी कोई, हर जगह अपील का राइट होता है। दुनिया में कोई कानून ऐसा नहीं है जिसमें अपील का राइट ना हो। तो आप अंदाज़ा के लिए, वो तो हाई कोर्ट में केस चल रहा था ये इलेक्शन के बारे में, अचानक 100 मोटो उठा लिया गया। ठीक है, अगर उस पहले एक ट्रेडिशन ज़रूर है 100 मोटो की, लेकिन मेरे ख्याल में तो आइन में कहीं जिक्र इसका नहीं है। हो सकता है मोहसिन साहब को पता हो तो ये बता देंगे, एक्सप्लेन करेंगे, या मेरे भाई वैसे को बेहतर जानते हैं। जो आप लोगों की हुकूमत है वो भी 100 मोटो नोटिस के नतीजे में फैसला हुआ था। हाँ, तो ये 100 मोटो उठाया जाता जा रहा है। तो यही इसको, ये देखें ना, ये अब 3 जजेस का है, कोई एक जज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ये तो कई केसेस में हो गया ना। हसनाद से मैं जानना चाहूंगा, रहनुमाई लूंगा। हसनाद, आप जो लगारी साहब ने बात की, जो कि आप सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सुप्रीम के ये जो रूल्स हैं ये 1980 के बने हुए हैं,
जिनके तहत ये जी, तमाम जी, मामला बिल्कुल, चल रहे बिल्कुल, हैं। तो सो मोटो जो है उसके तहत ये बनाया गया था, और क्या इसकी कोई मिसाल दीगर ममालिक में मिलती है? सुप्रीम कोर्ट या उनकी जो बड़ी अदालतें होती हैं उनके पास सो मोटो की पावर्स होती हैं? देखिए ये है मुख्तलिफ, लेकिन बड़ी रेयरली यूज़ होती है, इंडिया में भी है। लेकिन अच्छा। जहाँ देखें मैं बसद एहतराम लगारी साहब से मैं इससे जो है वो इस बात, ये जो बात वो कर रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ये बिल्कुल बात ठीक है। अगर ये जो बात टेक्स्ट में है तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब ये बात पार्लियामेंटेरियन करते हैं तो वो इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये जजेस तो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम में, क्योंकि उन्हें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसकी इंटरप्रिटेशन वो खुद करते हैं। हर जज की अपनी मंशा है। जिस तरह 63A में पीटीआई के दोस्त भी समझ, जो अब उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करें कि ये जो 63A की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने की है कि वोट काउंट नहीं होगा किसी लॉ मेकर वो का, कहते हैं वो तशरीह नहीं की, वो रिराइट किया है। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि वो क्या फिर सुप्रीम तो जजेस हो गए। आप देखें अल्टीमेट जो प्रैक्टिकली है, मैं ये कहूंगा कि जब आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और तो वो फिर जजेस को आप इख्तियार दे रहे हैं कि वो इंटरप्रिटेशन में जो मर्जी चाहे अपनी मंशा में कर दे। वो कहेगा चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ रोस्टर। अब देखें चीफ जस्टिस को, जो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स में कि जी फेडरल गवर्नमेंट मीन प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, Yes. और कैबिनेट से अप्रूवल, लेकिन अपने मामले में सारे इख्तियारात जजमेंट से भी चीफ जस्टिस को दे दिए। जुडिशियल रिव्यू ठीक है, लेकिन हमने देखा है जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो रिव्यू किया, जुडिशियल रिव्यू करते रहे जो भी, क्या वो उससे लगारी साहब इत्तेफाक करेंगे? या जो डैम फंड 184(3) में उसकी नाम पे जो कुछ एक चीफ जस्टिस करते रहे हैं, डैम फंड और कलेक्शन के लिए बैरून मुल्क सफ़र करते रहे और जो कुछ करते रहे कि जो भी जिसको जुर्माना वकील को कि जी वो डैम फंड में पैसे दे दे, क्या हम कहेंगे वो, क्योंकि वो कहते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एम्पावर किया। मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंटेरियन को अपने छोटे मकासद के लिए इतना नहीं करना चाहिए कि पार्लियामेंट उनको आगे देना चाहिए। और ये जो एक बड़ी बात हुई है कि एक लेजिस्लेशन अभी वो फाइनल भी नहीं हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने एक मजीद स्टेप में अपनी जुरिडिक्शन को आगे बढ़ा दिया है कि उसको सस्पेंड कर दिया। अगर ये जो है ये पीटीआई वाले मेरे दोस्त जो हैं, इनको ये तरफ देखना चाहिए कि ये आप किस तरफ पार्लियामेंट की पावर को सरेंडर कर रहे हैं। एक इख्तियार जो है, एक एक्ट बन रहा है, कल फ्यूचर में आपकी हुकूमत आएगी, उसमें क्या फिर ये कोई एक्ट आप बने? इनकी हुकूमत क्या, ये तो मैं मोहसिन लगारी साहब से कहूंगा कि जब सो मोटो लिया गया था और इनकी जो तहरीक अदम एतमाद इन्होंने मुस्तरद कर दी थी आइन के आर्टिकल 5 के तहत, जो कैसर शेख साहब और दीगर जमातें लेकर आए थे, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला आया था तो असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड है डॉक्टर शीन मजारी साहबा के पार्लियामेंट को देखिए ताला लगा दिया जाए। अब जब इनकी हुकूमत आएगी, जस्टिस काजी फैसला चीफ जस्टिस होंगे, तो क्या ये प्रेसिडेंट जब इस तरह की कोई कानून बनेगा और प्रीएम्प्टिव एक जुरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हो जाएगी, क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे? क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं मोहसिन लगारी साहब? प्रीएम्प्टिव जुरिस्प्रूडेंस जो लफ्ज यूज किए हैं हसनात मलिक साहब ने। आपकी मजबूरी है कि आप सरकारी टेलीविजन है तो आपने वो वाला रुख देना। मेरी बात सुन लीजिएगा जरा। आइन आप को तो लाइव बोल तब्दील रहे कर हैं। देते हैं ना, आइन को तब्दील कर देते हैं ना, आइन को तब्दील कर देते हैं। इनके अंदर वो कहता है इफ एनी टाइम, ये आर्टिकल 186 कह रहा है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, इफ एनी टाइम, इफ इट एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, if at any time the president considers it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law which he considers of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. ये मैं अर्ज कर रहा हूं, पार्लियामेंट बिल्कुल सुप्रीम है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी में बिल्कुल चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन पार्लियामेंट जाके इस आइन को तब्दील कर देना। आज जिस सूरत में ये आइन लिखा हुआ है उसके अंदर सुओ मोटो भी 184(3) के अंदर है, उसके अंदर जुडिशियल ओवरव्यू का भी इख्तियार इसी आज के आइन में। हम इसको कल तब्दील कर देते हैं, हम इसको तब्दील कर सकते हैं ना। हम लोग सारे बैठे और हम तब्दील कर दें कि हम कहेंगे कि भाई आइन के अंदर हम लिख दें कि जी जो जज है वो नीले रंग की कमीज पहन के आएगा, काले रंग की पतलून पहन के आएगा, सफेद रंग के जूते पहन के आएगा। तो जब आइन में लिखा होगा तो वो जो जज है उसका पाबंद होगा। जब तक ये चीज आइन ने सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार दिए हैं उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट के ये इख्तियारात हैं। फिर मैं दोबारा रिपीट करूं ये कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए कि पार्लियामेंट सुप्रीम है कानून और आइन बनाने की हद तक, बनने के बाद पार्लियामेंट उस आइन और कानून की मातहत है। अगर उसको नहीं पसंद उसको तब्दील तो सर एक सवाल भी सर कर सकती है सारा। सर सुप्रीम कोर्ट से आप कहते हैं लगारी साहब, तो उससे मुराद तमाम सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस या सिर्फ चीफ जस्टिस साहब?
मैं कुछ नहीं कहता, ये अब आप अपनी इंटरप्रिटेशन कर लें। मैं अपनी सवाल interpretation- पूछ रहा हूं सर, मैं तो सवाल आपको पूछ रहा हूं ना। बताता हूं कि क्या- मुराद क्या है इनकी? सर मैं मैं तो आपको आपसे बता सवाल रहा हूं पूछ रहा है ना। उसके लफ्ज़ लिखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का है तो मैं इस पे फिर मैं वही अर्ज करूंगा, इस पे जो लफ्ज लिखे हैं मैं वो कह रहा हूं, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि ठीक। सारे जजेस हैं, 4 जजेस हैं, 2 जजेस हैं, ठीक है। 15 जजेस हैं, कि मतलब कौन है? सुप्रीम कोर्ट का सारा ठीक अमला है, है। उसका क्लर्क भी सुप्रीम कोर्ट है, उसका चौकीदार भी है, उसका ड्राइवर भी है, ये नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। चले ये आपने ये भी नहीं इसकी लिखा। आपने वजाहत कर दी ना। आपने मैंने आपसे सवाल पूछ ही नहीं की थी, सवाल पूछा था टुवर्ड्स द एंड सर। हसनात साहब कल की प्रोसीडिंग्स के बारे में आपकी वर्ड्स एंड देन वी हैव टू क्लोज द शो। हियरिंग चैम्बर में होगी, उसमें अटॉर्नी जनरल अपनी सिर्फ अपनी वो अच्छा, report- चैम्बर में, open चैम्बर court। में होगी। कोई इसको ओवर एग्जरेट किया जा रहा है ओके। उसमें उन्होंने रिपोर्ट देनी है कि जी हमने ये किया है और आगे हमारा प्लानिंग क्या है, कोई बातचीत के हवाले से। कमेटी बनानी है, ये करना है। हियरिंग जो अगली है 28 तारीख की, वो इंपॉर्टेंट होगी, वो चलो। फंड के हवाले से होगी। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन अकाली साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना नुक्ता नज़र दिया जो कि हमने भरपूर तरीके से पेश किया। बार के मेरा काम सवाल कर रहा है, आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू चली थी, आपने खैर सरकारी चैनल का जो है वो ताना मार दिया। बार कैफ ये आपका राइट है, आप कह सकते हैं, इख्तलाफ राय कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। साथ मलिक साहब, कैसर अहमद शेख साहब, व्यूअर्स आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप कीजिएगा। मुख्तलिफ आराप पर मबनी है, वी लीव इट टू यू। फेसबुक और ट्विटर पर राय दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।